एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें पुराने टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां एशिम छुपके से मालसून के रेस्टोरेंट में जाती है। वहां काम करने वाली एक औरत रेडियो पे एशिम का गाना सुन रही होती है, तो मालसून फट से वो गाना बंद कर देती है। औरत बोलती है कि क्या मालसून, तुम्हें एशिम से जलना नहीं चाहिए? तो मालसून बोलती है कि मैं क्यों जलूं, वही मुझ पे जलती है। मालसून को पता भी नहीं होता कि एशिम वहाँ आई है और वो एशिम को बिना पहचाने सूप दे देती है। उसी वक्त छोटी जीसुक स्कूल से आती है और उसने कोई प्राइज जीता होता है और औरत मालसून को बोलती है, हाँ, जब तुम्हारी जीसुक जैसी बेटी हो तो तुम्हें किसी पे जलने की जरूरत ही नहीं है। और एशिम ये बात सुनकर अपने पेट को हाथ लगाती है, क्योंकि यहाँ पे एशिम भी प्रेग्नेंट होती है। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर हमें पिछले एपिसोड की एंडिंग दिखाई जाती है, जहाँ डैनियल एशिम को चुनौती देता है कि अगर तुम दूरी को कंपनी से बाहर निकालोगी तो तुम मुझे भी निकाल दो। और एशिम चिल्लाती है कि तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़ने की बातें कर रहे हो। डैनियल बोलता है, हाँ, क्योंकि ये लड़की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं तुम्हें उस पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाने दूंगा। मुझे अब इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, हम कल बात करेंगे। और डैनियल मालसून को लेकर बाहर आ जाता है। मालसून डैनियल को पूछती है कि तुम अपने आंटी के खिलाफ जाकर मुझ पे विश्वास कैसे कर सकते हो? तुमने कभी पूछा भी नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ? तो डैनियल बोलता है कि अगर मैंने तुमसे पूछ भी लिया तो क्या तुम सच बताने वाली हो? किसी को फोर्स करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं रुकूंगा जब तक तुम खुद कंफर्टेबल महसूस नहीं करती मुझे अपने बारे में बताने के लिए। और डैनियल की ये बात सुनकर मालसून पिघल जाती है, क्योंकि कभी भी किसी ने उसकी तरफ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई। मालसून डैनियल को थैंक यू बोलती है उसे समझने के लिए, और डैनियल मालसून को गले लगा लेता है और कहता है कि अभी से मुझ पे फिदा मत हो जाना, क्योंकि अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। मालसून घर जाने पर इसी हक के बारे में सोचती है और उसके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। उसके मन में सच में अब डैनियल के लिए फीलिंग्स आने लगी है। लेकिन उसी वक्त उसे गापियोंग का कॉल आता है, जो उसके साथ डिनर करना चाहता है। गापियोंग और मालसून फिर मिलते हैं और गापियोंग मालसून को दिखाता है कि कैसे वो एक रेसलिंग रियलिटी टीवी शो में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसके हैंडसम लुक्स के वजह से एक कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे गापियोंग को करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। मालसून गापियोंग के लिए बहुत खुश होती है और वो अपनी स्टोरी शेयर करते हुए बताती है कि कैसे एशिम को उस पे डाउट आ रहा है। एशिम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पर इस बार उसने ठान लिया है कि वो एशिम को पिछली बार की तरह जीतने नहीं देगी। इस बार वो भी गापियोंग की तरह अपने सपनों को पूरा करने पर फोकस करेगी। यहाँ मिन्सो कभी भी डिस्टर्ब होता है जीसुक के पापा के बारे में जानकर, और उसे समझ नहीं आता कि जीसुक ने अपने पापा को उससे क्यों छुपाया। कुत्सुन जो घर पे ही होती है, वो मिन्सो के बर्ताव से समझ जाती है कि मिन्सो को कोई बड़ी चीज पता चली है, पर उसमें हिम्मत नहीं होती मिन्सोक से इस बारे में पूछने की। मिन्सोक चालाकी करके बातों बातों में जीसुक को कहता है कि हमारे बीच कोई राज नहीं होने चाहिए, ताकि वो जीसुक से सच बुलवा सके, पर जीसुक मिन्सोक को कुछ नहीं बताती। यहाँ अगले दिन एशिम मालसून को अपने ऑफिस में बुलाती है बात करने के लिए। एशिम मालसून से माफी मांगते हुए कहती है कि कल मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया और गुस्से में तुम्हें कुछ भी कह दिया, उसके लिए सॉरी। वो क्या है ना, तुम पूरी तरह से अपनी ग्रैंडमा की तरह दिखती हो और तुम्हारे ग्रैंडमा ने तुम्हें बताया ही होगा कि कैसे हम दोनों में अनबन थी। मालसून को रियलाइज होता है कि उसका नाम ओ दूरी होने की वजह से एशिम उसे ओ मालसून की पोती समझ रही है। एशिम बोलती है कि तुम्हारे ग्रैंडमा और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो खराब था, पर उससे हम दोनों का रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और मालसून इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाते हुए एशिम को बोलती है कि हाँ, आपने सही कहा, आपका और मेरी ग्रैंड मदर का झगड़ा आप दोनों का मैटर है, मेरा नहीं, इसलिए मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपने जैसे कहा वैसे ही हम साथ मिलकर काम करेंगे। आपने मुझे एक और मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। एशिम के ऑफिस से बाहर आते ही डैनियल मालसून को बुलाकर पूछता है कि क्या हुआ, एशिम ने क्या कहा? तो मालसून बताती है कि कैसे उसके और एशिम के बीच समझौता हो गया है। डैनियल खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे टीवी प्रोड्यूसर ने मुझे गानों की लिस्ट मांगी है। तुमने और हाना ने रेट्रो परफॉर्मेंसेस के लिए कौन सा गाना चुना है? क्या तुम मेरे ग्रुप इग्निस का गाना परफॉर्म करोगी? तो मालसून बोलती है, नहीं, तुम्हारे ग्रुप के गाने हमारे स्टाइल के नहीं है। और वो डैनियल को चिढ़ाते हुए अपनी जीभ दिखाकर वहां से चली जाती है। और ये पूरा सीन रीना चुपके से देख रही होती है। रीना को डैनियल और मालसून के बीच की नजदीकियां देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए वो डैनियल से बात करने जाती है और कहती है कि तुम्हारी स्टॉकर जियान जब पहले तुम्हें परेशान कर रही थी, तब तो तुमने कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं की, तुम कभी पुलिस के पास नहीं गए, लेकिन अब तुम क्यों इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो? क्या ये सब दूरी के वजह से है? देखो डैनियल, तुम दूरी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। सबको समझ में आ रहा है कि तुम दूरी को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाते हो। डैनियल बोलता है कि हाँ, ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों दूरी के बारे में इतना सोचता हूँ। उसके साथ मुझे अच्छा महसूस होता है, वो मुझे हंसाती है, वो जब मेरे साथ नहीं होती तब भी बार बार उसके ही ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं। रीना को डैनियल की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो उसे कहती है कि याद रखो, ये प्यार वार हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, बच के रहो। और रीना वहाँ से चली जाती है। यहाँ मालसून ने जिन दो
दोनों भाइयों जून और सोक को अपना रेस्टोरेंट बेचा था, उनकी डिशेस की टेस्ट किसी को पसंद नहीं आती, कस्टमर्स अब रेस्टोरेंट में जाते भी नहीं, जिस वजह से सोक ने एक फेमस यूट्यूबर को बुलाया ताकि यूट्यूबर का व्लॉग देखकर उनका रेस्टोरेंट फेमस हो जाए और कस्टमर्स फिर से उनके रेस्टोरेंट में आने लगे। पर यूट्यूबर ने अपने व्लॉग में बताया होता है कि रेस्टोरेंट के खाने की टेस्ट पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गई है और यूट्यूबर को किचन में एक बड़ा क्रीमर का टब मिलता है। अब क्रीमर का इस्तेमाल ट्रेडिशनल कोरियन खाने में नहीं होता, तो इतने बड़े टब का यहाँ होना यूट्यूबर को अजीब लगता है और यूट्यूबर ये सब फुटेज व्लॉग में डाल देता है। पहले ही कस्टमर्स कम हो गए होते हैं, ऊपर से इस वीडियो को देखकर लोगों को लगता है कि उनके खाने में मिलावट हो रही है, तो उनका इस रेस्टोरेंट के ऊपर का विश्वास ही उड़ जाता है। ये व्लॉग जायोंग देखकर मिनसोक और कुत्सुन को दिखाता है और मिनसोक कुत्सुन को कहता है कि देखो मम्मी जी, मैंने कहा था कि इन दोनों को रेस्टोरेंट मत बेचो, ये दोनों बहुत शातिर है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी और देखो अब इन दोनों ने आपकी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी है। कुत्सुन, जिसे इस सब का कोई आइडिया नहीं होता, वो मिनसोक को ही डांटती है कि तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था ना। खैर, इसका क्या हल हो सकता है? तो मिनसोक कहता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट जून और सोक के साथ बनवाया था उसकी कॉपी मेरे पास है और ये तीनों फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ते हैं और उन्हें दिखता है कि मालसून ने इस कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन लिखी होती है कि अगर रेस्टोरेंट के खाने की टेस्ट और क्वालिटी मेंटेन नहीं की गई तो मालसून रेस्टोरेंट वापस ले लेगी। मिनसोक और जायोंग फिर डिसाइड करते हैं कि वो प्रूफ ढूंढ लेंगे कि जून और सोक खाने में मिलावट कर रहे हैं, वो खाने में क्रीमर डाल रहे हैं जिससे क्वालिटी और टेस्ट खराब हो गए हैं, ताकि मालसून को उसका रेस्टोरेंट वापस मिल जाए। जायोंग फिर रात को रेस्टोरेंट में खाने जाता है और वहाँ का सूप छुपके से कलेक्ट करके एक ग्लास में अपने पास घर लेके आता है और चेक करने पर इस सूप में उसे क्रीमर दिख जाता है। मिनसोक रेस्टोरेंट का कूड़ा चेक करता है जिसमें उसे एक रिसीट दिखती है 10 किलोग्राम क्रीमर खरीदने की और इतने ज्यादा क्रीमर की किसी को भी जरूरत नहीं होती और इस तरह मिनसोक और जायोंग जून और सोक के खिलाफ प्रूफ्स पा लेती है। यहाँ हाना मालसून को बताती है कि रेट्रो गाने के लिए वो टे साजा नाम के सिंगर्स का गाना चुनना चाहती है क्योंकि उसकी माँ यानी जीसुक टे साजा की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। उसके पास टे साजा की सीडीज थी और उसने जिंदगी में पहली बार अपने मम्मी को टे साजा के गाने गुनगुनाते हुए देखा था। मालसून को भी याद आता है कि बचपन में वो जीसुक को बहुत डांटती थी क्योंकि पढ़ाई के वक्त जीसुक टे साजा के गाने सुनती थी। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो टे साजा के ही गाने परफॉर्म करेंगे। बातों बातों में हाना मालसून को बताती है कि उसने कंपनी के स्टाफ मेंबर्स की बातें सुनी और उसे पता चला कि डैनियल की स्टॉकर फिर से कोरिया में आ गई है और इसलिए शायद डैनियल चिड़चिड़ा बन गया है। हाना बोलती है कि हमें जो स्पाई कैमरा लगे हुए टेडी बेयर्स मिले वो भी डैनियल की स्टॉकर ने ही भेजे थे क्योंकि वो डैनियल पे नजर रखना चाहती थी। मालसून को डैनियल के लिए बुरा लगता है, इसलिए घर जाते वक्त वो डैनियल को उसके ऑफिस के बाहर से पकड़ लेती है और अपने साथ बस स्टॉप पे लेके जाती है, ये कहकर कि स्टॉकर्स को ऐसी पब्लिक जगहों में आना पसंद नहीं होता। डैनियल को वो जबरदस्ती बस में बिठाती है और डैनियल जो बहुत थका और स्ट्रेस्ड आउट होता है उसे समहाउ बस में नींद लग जाती है और उसका सिर मालसून के कंधे पे आ जाता है। मालसून पैनिक होकर डैनियल का सिर साइड में करने की कोशिश तो करती है पर ये काम नहीं करता और मालसून बहुत ज्यादा शर्माती है। यहाँ गाप्योंग एक रेस्टोरेंट में मालसून की राह देख रहा होता है जब रेस्टोरेंट में आया हुआ एक आदमी जानबूझकर वेट्रेस के ऊपर पानी गिरा देता है और पानी पोंछने के बहाने से ये आदमी वेट्रेस को गलत तरीके से हाथ लगाता है। वेट्रेस चिल्लाती है तो गाप्योंग इस आदमी को धमकाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया हरकतें करते हुए। आदमी झूठ बोलता है कि ये वेट्रेस मेरी बेटी की तरह ही है इसलिए मैं उससे मदद कर रहा था, पर गाप्योंग चिल्लाता है कि कौन सा बाप अपनी बेटी को गलत तरीके से छूता है, तुम तो एक नंबर के हरामी हो, माफी मांगो अब वेट्रेस से। आदमी गाप्योंग के गुस्से को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है, पर इस पूरे सीन का रिकॉर्डिंग लोग कर रहे होते हैं और सब लोग गाप्योंग के लिए तालियां बजाते हैं। यहाँ एशिम अपने इन्वेस्टिगेटर को बताती है कि इस बार तुम दूरी पे और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, उसकी पूरी जिंदगी की हिस्ट्री ढूंढ के निकालो। पिछली बार तुमने उसकी फोटोज मुझे भेजी थी तो उससे मुझे पता चला कि वो मेरी दुश्मन की पोती है। और इन्वेस्टिगेटर कंफ्यूज होकर पूछता है कि मैंने आपको कब सेंड की कोई फोटोज, और एशिम इन्वेस्टिगेटर की बात पूरी सुनने से पहले ही फोन कट कर देती है। उसी वक्त एशिम के ऑफिस में एक औरत आकर कहती है कि कैसे लगे मैंने भेजे हुए फोटोज। एशिम हैरान होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये जो औरत एशिम के ऑफिस में आई है वो है जियान यानी डैनियल की स्टॉकर। एशिम बोलती है कि तुमने तो कुछ सालों पहले डैनियल को पूरा परेशान कर दिया था तुम्हारी साइको हरकतों से। जियान हंसकर कहती है हाँ, पर डैनियल ने उस वक्त मेरे खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, लेकिन इस बार कुछ तो अलग है। वो दूरी आने से डैनियल बदला हुआ सा है।
है। वो दूरी के लिए मेरे खिलाफ जाने के लिए तैयार है। डैनियल दूरी के बारे में पागल है, ये देखकर मुझे भी पागल जैसे महसूस हो रहा है, इसलिए मैं उस दूरी को डैनियल से हमेशा के लिए दूर करने वापस आई हूँ। अगर तुम भी दूरी को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो तो तुम मेरा साथ दे सकती हो। और एशिम सिर्फ जियान की तरफ देखती है। यहाँ मालसून जीसू को बताती है कि कैसे वो और हाना टे साजा के साथ परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे हाना चाहती है कि जीसुक उनका लाइव परफॉर्मेंस देखने आए, क्योंकि वो भी टे साजा की बहुत बड़ी फैन है। पर जीसुक मना कर देती है कहकर कि ये मेरी उम्र नहीं है फैन गर्ल करने की। यहाँ गाप्योंग अपने रेसलिंग टीवी शो के शूट के लिए जाता है। जब उसे स्टाफ मेंबर उसका शेड्यूल दिखाती है और गाप्योंग को बहुत सारे सीन्स शूट करने होते हैं तो वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये सब क्या है। तो स्टाफ मेंबर उसे बताती है कि तुम्हारा वीडियो जिसमें तुमने एक गंदे आदमी को सबक सिखाया और वेट्रेस को बचाया, वो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमने तुम्हारे लिए ज्यादा सीन्स रखे हैं जिससे हमारा शो भी हिट हो जाए। यहाँ अगले दिन 19 एंटरटेनमेंट में हाना और मालसून टे साजा के साथ परफॉर्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं जब वहाँ जीसुक आ जाती है और हाना अपने मम्मी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। एनीवेज परफॉर्मेंस और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है और अपनी बेटी को टे साजा के साथ परफॉर्म करते हुए देखकर जीसुक बहुत प्राउड फील करती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू आते हैं। परफॉर्मेंस होने पर फिर जीसुक हाना को कहती है कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के लिए अब फोर्स नहीं करूंगी और हाना बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि फाइनली उसकी मम्मी ने उसके सपने को एक्सेप्ट कर लिया है। जीसुक जो कह रही थी कि अब उसकी फैन गर्ल करने की उम्र नहीं है, वो हिम्मत करके टे साजा का ऑटोग्राफ भी ले लेती है। जीसुक फिर खुशी खुशी हाना और मालसून को बाहर खाना खाने के लिए लेके जा रही होती है जब उसे मिनसोक का कॉल आता है और मिनसोक बोलता है कि तुम प्लीज शॉक मत होना। और मिनसोक इसके आगे क्या बोलता है ये तो हमें दिखाया नहीं जाता, पर जीसुक के एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं कि ये कुछ तो सीरियस मैटर है और यहाँ पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।